क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड आ जाता है सोच देते हैं तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे मैक्सवेल जी बताए थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, साथ में ये किस नेचर को फ्लो करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, देखते रहिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, राइट इट्स एसआई यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर एक सेकंड में कितनी फोटॉन्स पड़ रही हैं, वो उसकी कहलाती है इंटेंसिटी। देखो ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी और फोटोन एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर एक सेकंड में कितनी फोटोन आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कम आ रही होगी तो लाइट की इंटेंसिटी कम, उस एरिया पे अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे तो इंटेंसिटी उसकी क्या कहेंगे, ज्यादा। एक नई चीज इसमें देखने के लिए आपको मिल रही है, इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है, देखो ऊपर क्या था बच्चों, एनर्जी, ऊपर एनर्जी था पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर सेकंड, एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका क्या होगा, एनर्जी का हो गया आपके पास पर सेकंड का मतलब होगा, सेकंड का ऐसा यूनिट क्या होगा, सॉरी टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो ये हो जाएगा एनर्जी का हो गया जूल मीटर स्क्वायर, जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसा यूनिट क्या है, जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको ऊपर लेने गया, ऊपर आप लेके चले जाइएगा। ठीक है, ये एक आपको नई चीज देखने के लिए मिली है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मैंने आपको ये लिखवाया था, बताया था कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, याद है, राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ फोटॉन्स। याद है क्या क्या बताया था, बताओ देखिए किसको किसको याद है। ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और बताओ रेस्ट मास 0 होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, हाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताया था। तो देखिए ये आया हुआ 2013 में, बहुत बार अभी आपको दिखेगा, तो याद रखिएगा बेसिक फीचर ऑफ फोटॉन्स, मैं पहले लिखवा दिया हूं। डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल, बताया था कि उस एनोड को कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाए कि सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको कट ऑफ पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उम्मीद है सबको पता होगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, है ना, above which emission of photo electrons takes place। लेकिन उसके नीचे रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। देखो प्लीज बात नहीं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाई शुड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ फोटो सरफेस इंक्रीज। मतलब बोला है जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ रहा था, बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थी इनकी संख्या क्या हो रही थी, बढ़ने लग रही थी, है ना। अगर n बढ़ेगा तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े I इज इक्वल टू ANEVD, अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन ज्यादा हो रही है, और जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होगी उतना ज्यादा करंट होगा। एग्जाम में देखो आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कराया ना, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी, शायद आपको याद हो तो, याद है कि नहीं, नहीं याद है, रोहित याद है, हाँ सर। राइट द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये भी कराया है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपन में p या h अपन में mv। हाँ अब इसी को बोल रहा है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल q and mass m when it is accelerated। अरे भाई अब इसको कह रहा है क्या कि आपको पोटेंशियल और चार्ज के बीच में भी रिलेशन निकालना है। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा घुमा दिया, बहुत प्यारा सा घुमाया। क्या बोला कि पहले तो आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखिए, अब उसी वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो किसके किसके टर्म में निकालिए, चार्ज दिखाई दे, मास दिखाई दे और पोटेंशियल दिखाई दे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग जानते हैं
ऐसे हम लोग इस मोमेंटम को छेड़ेंगे, जो भी छेड़ना होगा उस मोमेंटम को। लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी होता है ना। तो हम इस मोमेंटम से हम सब कुछ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमको पता है मोमेंटम इक्वल टू होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो इससे निकालने से पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये होता है 1/2 mv स्क्वायर। हम क्या करें, v से मल्टीप्लाई करके v से डिवाइड, सॉरी m से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दें। कर सकते हैं क्या ऐसा? तो ये मिलेगा k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ m मिलेगा। एम वी क्या हो गया? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया? मोमेंटम। तो क्या मिलेगा? 2km इज इक्वल टू p का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में 2km होगा। यस नो? और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट, पढ़ा है क्या? तो ई की जगह हम क्यू भी लिख सकते हैं। तो बस वही देखो क्या किया गया है, इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ क्यू वी नॉट इंटू एम रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन में पी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी की जगह हो गया अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ क्यू वी नॉट इंटू एम। देखो यही रिलेशन आ गया, ट्वाइस ऑफ क्यू एम इंटू वी नॉट। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया लेकिन बहुत इजी है, सिंपल है। ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हमने कराया, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता था? अंडर रूट में 2km। बताया था ना भाई, इसी से सारा का सारा कहानी बनेगा। या बना लिया तो काम बन गया, नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेट डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, जल्दी बताओ। द मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स शोज wave nature and sometimes it shows particle nature, that is why light shows dual nature and its wavelength is given by h is lambda is equal to h upon mv। अभी तो याद रहेगा, खा पी के पचा दोगे। ये देखो आ गया फिगर, फेवरेट फिगर। मैंने बोला था कि 3 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन कंफर्म आता है। देखते हैं अब आप लोग में से कौन बच्चा बताएगा। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ 3 कर्व्स ए बी सी। 3 कर्व दिख रहा है ए बी एंड सी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इधर करंट है और इधर पोटेंशियल है। फॉर 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज I1 I2 I3 हैविंग फ्रीक्वेंसी μ1 μ2 μ3 रेस्पेक्टिवली। इसकी फ्रीक्वेंसी μ1, इसकी है μ2 और इसकी है μ3 रेस्पेक्टिवली। इंसिडेंट ऑन अ photosensitive surface, point out the curve for which the incident have same frequency but different intensity। अब बोल रहा है उन कर्व को पहचानिए जिनका इंटेंसिटी तो अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम हो। ए बी, पहला वाला और दूसरा वाला ए बी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, कहानी ऐसा था कि अगर कोई लाइट हो, इनकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो यही वाला फिगर देखो, ये एक ही पॉइंट पे ये भी गया और उसी पॉइंट पर ये भी आया। इसका मतलब इन दोनों की इंटेंसिटी भले ही अलग होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? हाँ, μ2 इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन कैसे घुमाया है। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे और समझने का प्रयास करिएगा तो समझ जाएंगे। घुमा देता है एकदम, पटक के घुमा देता है। देखो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पी नॉट की वैल्यू गिवन है आपके पास कितना? 1.5 वोल्ट। बेटा बात बहुत कर रहे हो तुम लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स कितना होगा? निकाल सकते हो? बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए वे नॉट। तो ई की वैल्यू कितना होगा? कितना है? ई रहने दो। वी नॉट की वैल्यू कितना है? 1.5। तो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो, या चाहो तो आप इस ई की वैल्यू भी पुट कर लो यहाँ पर, बहुत आसान काम करने के लिए। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.5 जूल में आ जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर। यस नो? पढ़े हो कि नहीं? गधों, झूठ बोलते हैं सब। चलो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है 3 EV नॉट और आपसे पूछ रहा है वी नॉट की वैल्यू कितनी है? बताओ तो कितनी होगी?
अरे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो, ईवी नॉट, यस नो, नहीं नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो कौन बोल रहा है? तो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 3 eV, और हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो 3 eV इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू, सॉरी ईवी नॉट, ठीक है। तो ई से ई क्या हो गया, कैंसिल, तो वी नॉट की वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, 3 वोल्ट। ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले पे आपको लगाना है। फिर देखो उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ गया, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एक्सपेरिमेंट इज 2 वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, निकाल सकते हो ना भाई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट वाले फॉर्मूले पर रखना है। तो ये वी नॉट की वैल्यू गिवन है, तो हो जाएगा के इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट की जगह 2, चाहो तो आप ई की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना 1.6 × 10⁻19 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा 3.2 इंटू 10⁻19 जूल। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले पे लगाना है। ओह माय गॉड, उसी फॉर्मूले पे आपको लगाना है। देखो अगला क्वेश्चन भी वही है, मतलब न्यूमेरिकल जो आया है तो किस टाइप का आया देख सकते हो, उसके लेवल समझ सकते हो, बहुत टफ नहीं है। अब देखो हाँ, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी कराया शायद हम, इस टाइप का ग्राफ। The graph shows the variation of stopping potential with the frequency of incident radiation of two photosensitive metal plates A and B. Which one of the have higher work function? Justify your answer. बता सकते हो क्या, A और B, ये सॉरी ये A है और ये B है, ये B है और ये A है, बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। मैंने बताया था ना, वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा, मतलब फाई ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, फाई बी। कराए क्या, ऑब्जर्वेशन नंबर, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, खा पी के पचा जाओ। हाँ जी, अब आइए नेक्स्ट। हे बेटा बात नहीं, ध्यान देते, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक और प्यारा क्वेश्चन देखो बच्चों, दम कुछ नहीं है लेकिन मजा सब में है। क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू के, विच one of the two has the larger de Broglie wavelength and why? इन दोनों में से de Broglie wavelength ज्यादा किसका होगा। तो अभी हम कुछ देर पहले एक फॉर्मूला डिराइव कराया बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, h अपॉन में अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या इसी फॉर्मूले को एक बार ऐसे भी शायद लिखा गया था, h अपॉन में अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ m, और इस काइनेटिक एनर्जी को लिखा गया था Q इंटू वी नॉट, याद है ना, लिखा गया था ना ईवी नॉट, तो ई की जगह क्यू भी लिख सकते हैं। तो बोल रहा है ना बच्चों कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, मतलब ये सेम, H ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट, इसका मतलब यहां से हमें दिख रहा है जो लैम्डा है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अब हम लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मेरे पास होता है कितना 1.67 इंटू 10⁻27 kg। किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। व्हाई, बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ, रीजन भी आप लिख लेंगे। बोलो बच्चों, वीडियो लो, कोई तकलीफ, यस नो, क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉलर मास देन द प्रोटॉन and the electron has larger de Broglie wavelength as compared to the proton for the same kinetic energy। ये आया वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, धुआंधार। हम चाहेंगे कि आप इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है।
देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। प्लॉट plot a graph showing variation of de Broglie wavelength lambda versus 1 by under root v, where v is accelerating potential for the two particle A and B carrying the same charge but the masses m1 and m2, मतलब पहले वाले का मास बड़ा है m2 से, which one of the two represents a particle of smaller mass and y। ठीक है, मतलब बोल रहा है दो आपके पास ग्राफ अवेलेबल है, सॉरी आपको ग्राफ प्लॉट करना है और इनमें पहचानना है कि विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। इन दोनों में से मास कम किसका है और क्यों है वो आपको बताना। तो पहले तो दो क्वेश्चन आता है बच्चों, एक बात का ध्यान दीजिएगा। एक है आपके पास लैम्डा वर्सेस वी का ग्राफ, क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा ध्यान से, गलती आपसे होता है, सबसे होता है। और दूसरा है ग्राफ, ये एक लैम्डा वर्सेस वी का ग्राफ और दूसरा होता है लैम्डा वर्सेस 1 बाय वी का ग्राफ, या अंडर रूट में वी का ग्राफ, या अंडर रूट में ऐसे वी का ग्राफ। तो जब हमने पढ़ाते समय बनवाया था तो शायद याद होगा, लैम्डा और एक तरफ वी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट कराया था तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आया था, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लैम्डा ये आपके पास कर्व कुछ इस प्रकार से आया था, इनवर्सली में आया था, ऐसे ऐसे आया था, नॉट डायरेक्टली होता है, 1 बाई अंडर रूट वी होता है। ठीक है, और अगर बोले कि आपके तरफ एक तरफ v हो जाए और एक तरफ लैम्डा हो जाए और एक तरफ 1 बाय अंडर रूट वी हो जाए, ध्यान से समझिए, इधर भी मैं लैम्डा लिख लेता हूं आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन यहां पर क्या था, सिर्फ अंडर रूट वी था और यहां क्या है 1 बाय अंडर रूट वी है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। मतलब बच्चों ये चीज, मतलब ये जैसे हम बोलें a इज डायरेक्टली ऐसे लिखा हो, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, a और b के बीच का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहें तो कैसा बनेगा, जल्दी बोलो, ऐसा करो। लेकिन अगर इसी a और 1 बाई b के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहें तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो वही काम यहां पे हो रहा है। ठीक है, a और मतलब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, लैम्डा वर्सेस 1 बाई अंडर रूट वी का ग्राफ, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। दूसरी चीज, अब इस ग्राफ में m2 क्यों ऊपर हो गया, m1 क्यों नीचे हो गया। अब क्वेश्चन यहां दे रहा है जिसका मास बड़ा उसकी वेवलेंथ छोटी, तो उसकी वेवलेंथ नीचे हो जाएगी, स्लोप नीचे हो जाएगा ना। और जिसका मास छोटा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा, उसका स्लोप ऊंचा हो जाएगा। बात समझ में आई, ग्राफ कैसे बना, यस नो। अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास ऐसे तो नहीं आया, ऐसे तो नहीं आता आपके पास, सिर्फ अगर बोलता लैम्डा वर्सेस अंडर रूट वी के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कर्व जाता है ऐसे। लेकिन अब इस ग्राफ को प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है, m1 और m2 है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ, क्योंकि ऐसे क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, इसके लिए कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ता है, तो ऐसा नहीं देगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, कोऑर्डिनेट क्रॉस करने का आपको देगा नहीं, सीधा सीधा देगा। तो ये भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बोल रहा था एक क्वेश्चन पूछ रहा था और भी ना, विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास एंड वाई। तो ये बोल रहा था ना, अभी हमने बताया है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, जिसका मास बड़ा उसका स्लोप कम और जिसका मास छोटा उसका स्लोप बड़ा। हेंस द पार्टिकल जिसका मास लोअर किसका था, m2 हैव, यही चीज बोल रहा है यहां से, यही चीज, स्लोप किसका छोटा क्यों हुआ है, किसका बड़ा क्यों हुआ है, ये समझा दिए ना। क्योंकि m1 क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, m1 बड़ा है, तो m1 बड़ा है तो उसका वेवलेंथ कैसा होगा, छोटा, तो उसका स्लोप हो जाएगा नीचे। और m2 क्या है, m2 बड़ा है, सॉरी m1 बड़ा था, m2 क्या है, छोटा है, जब m2 छोटा तो उसका वेवलेंथ कैसा होगा, बड़ा, जिसका वेवलेंथ बड़ा का मतलब उसका स्लोप क्या हो जाएगा, बड़ा। उसी बात को नीचे वो स्टेटमेंट में बोला है। चलो
shows that the variation of photoelectric current with collector potential for the different frequencies but the same intensity of incident light. ये दिया हुआ है फिगर. आंसर क्या पूछ रहा है? इस टाइप का फिगर आपने देखा है क्या? यस सर. ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ. इसी को प्लॉट करने के लिए कहा था क्या? ओह माय गॉड. क्या बोल रहा है? सो दैट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो, दूसरी तरफ पोटेंशियल हो, जिसमें क्या हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो लेकिन उसकी इंटेंसिटी सेम हो. याद है ना? ग्राफ नंबर बन जाएगा. अब अगर मैं बोलूं एक तरफ, ध्यान से सुनिएगा, इंटेंसिटी हो और दूसरे तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो और दूसरे तरफ पोटेंशियल हो, तब इसमें दो कंडीशन होंगे. अब चेक करना होगा इंटेंसिटी कांस्टेंट है या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो शायद आपको याद होगा ये ग्राफ ऐसा बनता था, ये चीज. और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता था तो आपको याद होगा कि ये ग्राफ ऐसा बनता था. याद आ रहा ना? तो दोनों ही ग्राफ आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. ये ग्राफ बहुत बार आया है बच्चों. देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको रीड करना आ गया मजा आएगा. नंबर एक भी गड़बड़ाएगा नहीं तो गड़बड़ करके आओगे तुम. चलो आगे देखते हैं. फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन देखो. फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? ए बेटा बात नहीं. शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल, मतलब एक तरफ करंट है और एक तरफ पोटेंशियल है. फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी अलग अलग हो. ठीक है, देखो I1 I2 I3 सबका इंटेंसिटी अलग अलग है. नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट केप्ट कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट. अब यहां कांस्टेंट क्या रहेगा बताओ? अगर अलग अलग इंटेंसिटीज है तो यहां कांस्टेंट क्या रहेगा? नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच केप्ट कांस्टेंट. यहां कांस्टेंट किसको रखेंगे? फ्रीक्वेंसी. याद है ना? तो क्वेश्चन वही चीज था लेकिन पूछा घुमाया कैसे. अगला देखो क्या बोल रहा है. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड, मतलब v की वैल्यू को डबल कर दिया जाएगा, ट्वाइस ऑफ v कर दिया जाएगा. By what factor does the de Broglie wavelength associated with electron change? फिर से वही फॉर्मूला आ गया. de Broglie wavelength is inversely proportional to v, क्योंकि m कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन है तो सेम होगा, चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी. अब अगर v की वैल्यू दुगना कर दे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. हो जाएगा ना? कैसे होगा देखो. हम कहा ऐसे यार, देखो कुछ नहीं. h कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन दोनों केस में यूज हो रहा है तो m भी कांस्टेंट होगा. यस नो? इलेक्ट्रॉन दोनों केस में यूज हो रहा है तो चार्ज भी कांस्टेंट होगा. इसका मतलब वेवलेंथ किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? पोटेंशियल. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नया वेवलेंथ क्या होगा अगर इसकी पोटेंशियल को दुगुना कर दिया जाए. तो दोनों को डिवाइड कर दो. लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? जल्दी बताओ. 1 अपॉन में √2 टाइम्स ऑफ v, और ये हो गया 1 अपॉन √v. तो √v से √v कैंसिल. लैम्डा डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ v. इतने टाइम डिक्रीज कर जाएगा. यस नो? यस सर. खाली बस बोलेंगे सर, अपने से बताएंगे सब, नहीं कुछ. तो क्या? हाँ लैम्डा ही होगा. समझदार लड़का है. बाद में देखो फिर से वही आ गया. ओहो यार परेशान कर दिया क्वेश्चन है, बार बार आकर. देखो ए समझ जाओ. क्वेश्चन पूछो. देखो I1 I2 का क्या बोला है? सुनो ध्यान से क्वेश्चन है, सुनो. प्लॉट कैसे करना है ना? ओवर एक्साइटेड में गड़बड़ी होती है. I1 I2 की फ्रीक्वेंसी क्या है?
सेम है। ध्यान से सुनिए, I1 I2 की फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा I1 I2 का? सेम होगा। मतलब ये I1 और ये I2, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। एंड थर्ड का फ्रीक्वेंसी बड़ा है, थर्ड की फ्रीक्वेंसी, थर्ड का पोटेंशियल बड़ा है, पोटेंशियल बड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो यही चीज है आपके पास थर्ड का। बात समझ आ रही है? यस नो? यस यस। अब बोलो, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कर्व ऑन द बेसिस। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता था, जल्दी बताओ। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता था? जब फोटोन जब फोटोन जब लाइट एनर्जी जो मेटल सरफेस पे पड़ता था, वो लाइट एनर्जी दो तरीके से यूटिलाइज होता था। Some of the energy are utilized in ejecting electron from the metal surface, which is equal to work function, and rest of the energy is utilized in providing the kinetic energy to the ejected electrons. वही चीज है। शायद हमने ये ग्राफ भी आपको प्लॉट कराया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस पोटेंशियल का, ये ग्राफ प्लॉट कराया है। यस नो? ये हमने इक्वेशन में निकाल के दिखाया था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.2 एंगस्ट्रॉम। हाँ ये, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा लैम्डा इज इक्वल टू था 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी था, है ना? समझ में आ गया? व्हाट इज फोटोन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, उम्मीद है कि